हेलो एवरीवन, सक्सेस की के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास इस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जो सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जी द्वारा लिखित है। तो पिछले दिनों से कुछ कारणवश मैं वीडियो नहीं ला पा रही थी। उम्मीद है आगे ऐसा नहीं होगा। कोशिश करूँगी आपके लिए हमेशा वीडियो लाऊं। तो चलिए, कितना संभव हो पाता है। तो आज इसी क्रम में हम पिछली कुछ क्लासों में भाषा के बारे में जान रहे थे, भाषा के बारे में पढ़ रहे थे। तो चलिए आज इसी क्रम में आगे देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने पैशाची भाषा भाषी लोगों का आदिम वास स्थान उत्तर पश्चिम पंजाब अथवा अफगानिस्तान को माना है तथा इसे दर्द से प्रभावित बताया है। ठीक है, यहाँ पर जॉर्ज ग्रियर्सन हैं जो विद्वान, इन्होंने पैशाची भाषा के लोगों को इनका जो आदिम स्थान है, इनका जो मतलब उत्पत्ति का स्थान है, वह उत्तर पश्चिम पंजाब और अफगानिस्तान को माना है और इसे दर्द से प्रभावित बताया है। ठीक है, लक्ष्मीधर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ षड्भाषा चंद्रिका में राक्षस, पिशाच तथा नीच पात्रों के लिए पैशाची भाषा का प्रयोग बतलाया है। ठीक है, यहाँ पर लक्ष्मीधर ने जो राक्षसों की भाषा है इसे क्या पैशाची को बताया है। ठीक है, मार्कंडेय ने प्राकृत सर्वस्व में कैकय पैशाची, सौरसेन पैशाची और पंचचाल पैशाची, इन तीन प्रकार की पैशाची भाषाओं का 3 देशों के आधार पर नामकरण किया है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने इन 3 भाषाओं को 3 देशों के अनुसार नाम दिया है। ठीक है, मागधी प्राकृत मगध देश की भाषा रही है। ठीक है, जो मागधी प्राकृत है वह क्या है, मगध देश की भाषा है। और मार्कंडेय ने सौरसेनी से मागधी की व्युत्पत्ति बताई है। ठीक है, मार्कंडेय ने जो सौरसेनी है इससे मागधी की उत्पत्ति बताई है। मागधी के साकारी, चांडाली और साबरी, ये 3 प्रकार मिलते हैं। ठीक है, मागधी के कितने प्रकार हैं, 3 हैं, जो कौन कौन से हैं, साकारी, चांडाली और साबरी। मागधी प्राकृत का प्राचीनतम रूप अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। ठीक है, इसका जो प्राचीनतम रूप है वह अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार मागधी अंतःपुर के नौकरों और अश्वपालों की भाषा थी। ठीक है, भरत मुनि हैं जो, इनके अनुसार जो मागधी भाषा थी वह क्या थी, अंतःपुर के जो नौकर थे इनकी भाषा थी, और अश्वपाल यानी कि जो घोड़े पालते थे इनकी भाषा थी। ठीक है, अर्धमागधी प्राकृत के संबंध में जॉर्ज ग्रियर्सन ने बताया कि यह मध्य देश सूरसेन और मगध के मध्यवर्ती देश अयोध्या या कौशल की भाषा थी। ठीक है, यह कहाँ की भाषा थी, मध्य देश सूरसेन और मगध के जो मध्यवर्ती देश हैं अयोध्या और कौशल, यहाँ की भाषा थी। श्री जिंदा सगढ़ी महत्तर 7वीं शताब्दी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ निशित चूर्णी में अर्धमागधी को मगध देश के अर्ध प्रदेश की भाषा में निबद्ध होने के कारण अर्धमागध कहा है। ठीक है, अर्धमागधी का प्रयोग मुख्यतः जैन साहित्य में हुआ है। ठीक है, जो अर्धमागधी है इसका जो मुख्य प्रयोग हुआ है वह जैन साहित्य में हुआ है। और भगवान महावीर संपूर्ण धर्मोपदेश इसी भाषा में निबद्ध है। ठीक है, जो महावीर जी के उपदेश हैं भगवान महावीर के, यह क्या है, इसी भाषा में दिए गए हैं। आगे देखते हैं, जैनियों ने अर्धमागधी को आर्स, आरसी, ऋषि भाषा, आदि भाषा नाम से अभिहित किया है। ठीक है, इन्होंने इनके अन्य नाम क्या क्या बताए हैं, आर्स, आरसी, ऋषि भाषा और आदि भाषा। ठीक है, ये सब बताए हैं। डॉक्टर जैकोबी ने प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा को प्राचीन महाराष्ट्री कहकर जैन महाराष्ट्री का नाम दिया है। ठीक है, और आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में अर्धमागधी को चेट, राजपूत एवं सेठों की भाषा बताया है। ठीक है,
जो आचार्य विश्वनाथ हैं, इन्होंने क्या बताया है कि जो अर्धमागधी भाषा है यह क्या है, किसकी भाषा है, चेट, राजपूत एवं सेठों की भाषा रही है। ठीक है। तीसरा यहाँ पर दिया है अपभ्रंश, तृतीय प्राकृत। अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। ठीक है। यहाँ पर जो अपभ्रंश भाषा है वह क्या है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है इसकी बीच की कड़ी बताया है। इसलिए विद्वानों ने अपभ्रंश को एक संधिकालीन भाषा भी कहा है। ठीक है। क्या कहा है, संधिकालीन भाषा। भर्तृहरि के वाक्पदियम के अनुसार सर्वप्रथम ब्याडी ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कारच्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी है। ठीक है। और भर्तृहरि ने यहाँ पर अपभ्रंश के भाषा के बारे में संस्कृत में लिखा है। ये लिखते हैं, शब्द संस्कार हीनो यो गौरीते प्रयुयुक्षते तम्र प्रभंसम मिच्छन्ति विशिष्टार्थम निवेशिनम। ठीक है। और व्याडी की पुस्तक का नाम लक्षण श्लोकात्मक संग्रह था। ठीक है। क्या था, लक्षण श्लोकात्मक संग्रह, जो दुर्भाग्यवश अनुपलब्ध है, यानी कि यह पुस्तक क्या है, उपलब्ध नहीं है। ठीक है। आगे दिया गया है, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग मिला वो कहाँ मिलता है, पतंजलि के महाभाष्य में। ठीक है। महाभाष्यकार ने अपभ्रंश का प्रयोग अपशब्द के समानार्थक के रूप में किया गया है। ठीक है। यहाँ पर ये लिखते हैं, भूयाम सोयाप शब्दः अल्पयासाम शब्दः इति एकेकस्य ही शब्दस्य बहवो अपभ्रंशः। ठीक है। बहवो अपभ्रंशः। अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलते हैं। ठीक है। जो अपभ्रंश भाषा है इसके सबसे प्राचीन उदाहरण कहाँ पर मिलते हैं, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में, जिसमें अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा गया है। क्या कहा गया है, विभ्रष्ट। यह आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं तो कर लीजिए। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग चंड 6वीं शताब्दी ने अपने प्राकृत लक्षण ग्रंथ में किया है। जो 6वीं शताब्दी के चंड विद्वान रहे हैं, इन्होंने प्राकृत लक्षण ग्रंथ में किया है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहल बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो अपभ्रंश नाम है इसका सबसे पहला प्रयोग जो राजा धारसेन द्वितीय हैं इनके शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। ठीक है। क्या कहा है इन्होंने, संस्कृत का, प्राकृत का और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का कवि कहा है। ठीक है। आगे देखते हैं, भामह ने काव्यालंकार में अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत के साथ एक काव्योपयोगी भाषा के रूप में वर्णित किया है। ठीक है। यह नीचे लिखते हैं, संस्कृतम प्राकृतम चन्यत पद भ्रंशम इति त्रिधा। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को रण भाषा कहा है। ठीक है। और आचार्य दंडी ने काव्य दर्श में समस्त वाग्मय को संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और मिश्र इन 4 भागों में बांटा है। आगे दिया गया है, तदेतत् वाग्मयम् भूयः संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंशाश्च मिश्र अचेत्याहुषंसाम चतुर्विधम्। आचार्य दंडी ने काव्य दर्श में अपभ्रंश को आभीर भी कहा है। आचार्य दंडी ने जो अपभ्रंश है इसको क्या कहा है, काव्य दर्श में आभीर भी कहा है। आभीरादि गिरतः काव्येश पभ्रंशम इति स्मृतः। और अपभ्रंश को विद्वानों ने विभ्रष्ट, आभीर, अवहंस, अवहट, पटमंजरी, अवहत, औहट और अवहट भी कहा गया है। ठीक है। यानी कि इन नामों से इनको पुकारा गया है, जो क्या क्या है, विभ्रष्ट, आभीर, अवहंस, अवहट,
षट्मंजरी, अवहट, औहट और अवहट। विभिन्न विद्वानों ने अपभ्रंश के निम्नलिखित भेद बताए हैं। यहाँ पर कई विद्वान हैं जिन्होंने अपने अपने अनुसार अपभ्रंश के भेद बताए हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं हमारे नमी साधु। इन्होंने अपभ्रंश के भेद बताए हैं उपनागर, आभीर और ग्राम्य। दूसरे हैं मार्कंडेय, इन्होंने नागर, उपनागर और ब्राह्मण। तीसरे हैं याकोबी, इन्होंने बताया है पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी। और तागरे ने पहला बताया है पूर्वी, दूसरा है पश्चिमी और तीसरा है दक्षिणी। और अंत में आते हैं नामवर्षीय, इन्होंने पूर्वी और पश्चिमी ये दो भेद बताए हैं अपभ्रंश भाषा के। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति माना है। ठीक है, जो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी हैं, इन्होंने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति माना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।